वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, पहला नाम जो आईपीओ खुले हुए हैं ना, उसमें जो आज खुले हैं, आज 3 आईपीओ खुले हैं, उसमें मीशो का है। मीशो का आईपीओ 5 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका जो प्राइस बैंड है वो 105 से 111 रुपये पर शेयर है। कुल 5,421 करोड़ रुपए ये रेज करना चाहते हैं। फ्रेश इशू है 4,250 करोड़ रुपए का, और ओएफएस का पार्ट भी है 1171 करोड़ रुपए का। इसमें 10 तारीख को लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है ना, कल हम बात कर रहे थे 46.5 रुपये पर शेयर था, वो और थोड़ा सा एक्सटेंड होता हुआ दिखा, यानी कि जीएमपी में और बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। ग्रे मार्केट में थोड़ा उत्साह बना है। मार्केट एक तरफ हम देख रहे हैं कि नीचे आ रहा है, सेकेंडरी मार्केट में उत्साह थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आईपीओ मार्केट में जोश बढ़ता हुआ दिखा है, स्पेशली इस आईपीओ को लेकर। तो 51.5 रुपये पर शेयर का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है, यानी कि 111 रुपये पर अगर बुक बनती है, आपको अलॉटमेंट मिलता है, तो आपको 162 रुपये 50 पैसे का भाव लिस्टिंग पर देखने को मिल सकता है। ऐसा ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है। सर, इस आईपीओ को लेकर आपका कोई व्यू? इतना ग्रे मार्केट उत्साहित है कि आप भी इतने उत्साहित हैं जितना दिख रहा है ग्रे मार्केट? सर, आपने बस फटाफट जैसे ही नाम बताया ना, मैं फंडामेंटल देख रहा था। और कहीं ना कहीं सर देखिए, रेवेन्यू भी वॉलेटाइल है, पैड भी वॉलेटाइल है, और 23, 24, 25 का भी डेटा देखेंगे। थोड़ा लॉस कम हो रहा है, जितना पहले ज़्यादा हो रहा था उतना नहीं, तो थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करेंगे आईपीओ मार्केट का, आईपीओ मार्केट अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है और ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाना है, हमें लगता है कि डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स, अगर आप ऐसा सोच है आपका कि नहीं मुझे 2-3 साल वेट करना है और आईपीओ में ही लेना है, तो तब आपके लिए मैं बोलूँगा पहले लिस्टिंग होने दीजिए, उसके बाद थोड़ा प्राइस सेटल होने के बाद तब आप जाके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जिस तरीके का पैट और जिस तरीके का सेल्स है, दोनों ही बहुत वॉलेटाइल है, जो कि वैल्यूएशंस को थोड़ा कंसर्न हूँ मैं वैल्यूएशंस को लेके। लेकिन ग्रे मार्केट चल रहा है, ऑब्वियसली आपको अगर बाई चांस अलॉटमेंट मिलता है तो ऑब्वियसली आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें जो है एक बार इन्वेस्टमेंट करके जा सकते हो, लेकिन एज ए इन्वेस्टर केवल लिस्टिंग गेन के लिए निवेश ना करें, लंबा व्यू ना लेके चले, केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाएं और जो भी लिस्टिंग पर मिले लेके निकल जाएं। यस 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 जी, ठीक है, परफेक्ट है। तो ग्रे मार्केट उत्साहित है, आप भी बहती गंगा में हाथ धोइए, केवल लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाइए। जैसा ग्रे मार्केट दिखा रहा है कि लिस्टिंग अच्छी हो सकती है, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप भी यहाँ पे अपना लक आजमाइए, अपनी किस्मत आजमाइए। अगर अलॉटमेंट हो गया तो लिस्टिंग पर जो भी पैसा बने उसको आप लेके इसमें से निकल जाइए। अच्छा, दूसरा नाम है सर एक्स लिमिटेड का। ये भी सेम डेट्स हैं, 118 से 124 रुपये का प्राइस बैंड है इनका। 922 करोड़ रुपए के आसपास ये रेज करेंगे। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा रकम कंपनी के पास आ रही है, 670 करोड़ का फ्रेश इशू है, 252 करोड़ रुपए के आसपास ओएफएस का पार्ट है। यहाँ पर भी ग्रे मार्केट उत्साहित है सर। कल जब हम बात कर रहे थे 44.5 रुपये पर शेयर के आसपास का प्रीमियम था ग्रे मार्केट में, अब ये बढ़कर 47 रुपये पर शेयर पर पहुँच गया है। यानी कि ये अगर बुक 124 रुपये पर बन गई तो उसमें आप 47 रुपये जोड़ दीजिए तो आपको 171 रुपये का भाव दिखेगा। तो 124 रुपये पर अगर मिल गया, आपको अलॉटमेंट हो गया, तो 171 रुपये का भाव दिख जाएगा। क्या इसमें भी सर बहती गंगा में हाथ धोना चाहिए? लिस्टिंग गेन के लिए लगा दें एक बार के लिए। सर देखिए, 2023 में इनका रेवेन्यू था 804 करोड़। उस टाइम पे इनका जो लॉस हुआ था 109 करोड़ के आसपास, और 24 में भी हमने देखा कि 988 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू था, 14 करोड़ के आसपास का लॉस। तो अब लॉस को कंपेयर करेंगे फंडामेंटल लेवल पे भी, तो कहीं ना कहीं लॉस कम हुआ है। लेकिन 25 में अगेन 100 करोड़ के आसपास का उनका नुकसान है, और अभी सितंबर का जो अभी अपडेटेड डेटा है उसमें 17 करोड़ के आसपास का नुकसान है। सो कहीं ना कहीं देखिए, अभी भी कंपनी प्रॉफिट में आ नहीं पाया, अभी भी फंडामेंटल इसमें प्रॉब्लम है। और कंपनी को तभी पता था कि कंपनी आईपीओ लेके आने वाला है। सो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा वॉलेटाइल बैलेंस शीट है इसमें। एज ए इन्वेस्टर्स, एज ए सेफ इन्वेस्टर्स, आपको इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होता है। लेकिन अगेन अभी साइकोलॉजिकली सेंटीमेंट पे बात करेंगे, सेंटीमेंट ओवरऑल मार्केट का उतना खराब नहीं है। तो अगर आप आईपीओ में पैसा लगाते हो तो आपको डेफिनेटली जो है लिस्टिंग गेन मिलने का पॉसिबिलिटीज पर्टिकुलर ए स्टॉक्स में भी है। सो कहीं ना कहीं अगर पहला वाला स्टॉक एंड सेकंड मेसो एंड ए स्टॉक, दोनों स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन हाईली पॉसिबिलिटीज है। ओनली फॉर लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए आप दोनों स्टॉक्स में ही अप्लाई करके जा सकते हो। इसमें भी सर फंडामेंटल जितना मुझे समझ में आ रहा है बहुत वॉलेटाइल है, लेकिन लॉस पहले से थोड़ा कम हुआ है। लेकिन क्योंकि ज़्यादा कंपनी का ऑपरेशंस में मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपने जैसे ही नाम मुझे बताया फटाफट मैं फाइनेंशियल बैलेंस शीट ओपन करके बैठा हूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं एसेट भी इंक्रीज हुआ है। ऐसा नहीं कि एसेट इंक्रीज नहीं हुआ है। 23 में उस टाइम पे कंपनी के पास में 1320 करोड़ के आसपास एसेट था। आज देखेंगे जो सितंबर 25 का डेटा है उसमें से ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के ऊपर कंपनी के पास एसेट भी है। तो जैसा लॉस भी थोड़ा बहुत कम हुआ है, एसेट भी इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं हो पाया, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। कंपनी का एसेट भी इंक्रीज हुआ है, जो फिक्स एसेट है।
सो मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए आपको डेफिनेटली मेरे तरफ से दोनों स्टॉक्स में ही हार आएगा, ओनली फॉर लिस्टिंग गेन के लिए, नॉट एज ए इन्वेस्टर्स। एक बार लिस्ट होता है फिर से हम प्राइस को देखेंगे, सोचेंगे, लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए फ्रेश पैसा लगाना चाहते हो तो मेरी तरफ से हाई। ओनली लिस्टिंग गेन, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो मीशो और एक्स लिमिटेड में पैसा लगा सकते हैं। अच्छा सर, तीसरा ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं, वो है विद्या वायर्स का। विद्या वायर्स का आईपीओ भी आज खुल गया है। 48 से 52 रुपये का प्राइस बैंड है। छोटा टिकट साइज है सर, छोटा इशू भी है। 300 करोड़ रुपये ये रेस करेंगे। 274 करोड़ रुपये कंपनी के पास आ रहे हैं और केवल 26 करोड़ रुपये का ही ओएफएस है। लेकिन इसमें दिक्कत की बात यह है सर, ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर भी है लेकिन वो कम हो रहा है। पहले ये 10 रुपये था, वो घटकर 8 रुपये हुआ और कल तो ये 6 रुपये पर पहुंच गया। यानी कि 52 रुपये पर अगर बुक बन भी गई, पूरा सब्सक्राइब हो भी गया, तो आपको 58 रुपये के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो उतना उत्साह नहीं है सर ग्रे मार्केट में जितना एक्स लिमिटेड को लेकर है और मीशो को लेकर है। इसके फंडामेंटल्स क्या बता रहे हैं सर, जो भी आप देख पाए हैं जल्दी जल्दी? इसमें रेवेन्यू ना सर थोड़ा बहुत जितना भी था अभी धीरे धीरे कम हो रहा है। आप देखेंगे प्रॉफिट भी कम हो रहा है कहीं ना कहीं। आप देखेंगे पैट था 2023 में 21 सीआर के आसपास, उसके बाद 24 में 25 और 25 में 40 सीआर का पोस्ट किया है और जून 25 में 12 करोड़ के आसपास पोस्ट किया है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। अभी दो कंपनी को लेकर हम बात कर रहे थे, वहाँ पे लॉस ही था, लेकिन वहाँ पे लिस्टिंग गेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी सर लॉजिक यही है कि जहाँ पे लॉस है वहाँ पे लोगों का क्रेज है, जहाँ पे प्रॉफिटेबल धंधा है, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कहीं ना कहीं अभी भी जो है इसमें लिस्टिंग गेन जीएमपी थोड़ा बहुत कम दिखा रहा है। सो एसेट भी उतना तेजी के साथ नहीं इंक्रीज हो रहा है। कहीं ना कहीं सर हमें लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए इसमें मेरे तरफ से थोड़ा रिएक्शंस ना के साइड में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि एक बार इसमें आप अवॉइड करना आपके लिए बेटर हो सकता है। इसमें आफ्टर लिस्टिंग एक बार कुछ भी प्राइस होगा तो एक बार हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आज नहीं, अभी नहीं, इसको थोड़ा अवॉइड करके जाइए। लेकिन वो दो स्टॉक्स में ओनली फॉर लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई करके जा सकते हो। ठीक है, फेयर इनफ सर, कोई ऐसी जल्दबाजी की बात नहीं, लिस्टिंग होने दीजिए विद्या वायर्स में। हालांकि बाकी दोनों कंपनियों के कंपैरिजन में ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वेट कर लीजिए। नीचे में जब लिस्टिंग हो जाएगी, अगर नीचे के भाव मिलते हैं तो शायद वहाँ पे एंटर करना ज़्यादा बेटर होगा विद्या वायर्स की, जहाँ तक बात है। अब आइए उस सवाल की तरफ जो हेमलता जी ने पूछा था। उनका सवाल मैंने नोट करके रख लिया था। इन्होंने पूछा था सर, एक एक करके ले रहा हूँ सर। पहले इन्होंने जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की बात करी थी। ये जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग सर उसी स्पेस की कंपनी है जो ग्रेविटा है और जो पॉन्डी ऑक्साइड है। ये आई थिंक रिसाइकलिंग से जुड़ा हुआ कारोबार है इनका। तो इनके पास सर कह रहे हैं कि मेरे पास ना मुझे आईपीओ में मिला है, ये प्रॉफिट बुक कर लूँ या फिर इसको मैं होल्ड करूँ? मैं 2 साल होल्ड कर सकती हूँ इसको। सर देखिए, मुझे लगता है कि आप देखिए न्यू लिस्टेड कंपनी है, बस ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसी बस अक्टूबर में ही लिस्टिंग हुआ है और उसके बाद लगातार भाग रहा है। ऐसे कंपनी, न्यू कंपनी में ना आपको 2 साल का व्यू नहीं रखना है। आपको स्ट्रिक्टली आपका प्राइस पे ध्यान रखना है कि प्राइस कितना मैं नीचे लॉस देख सकता हूँ। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार ना आपको 330 के आसपास स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कभी भी अगर 330 के नीचे आता है आपको भी एग्जिट करके निकल जाना चाहिए। जब तक 330 के ऊपर है तब तक इसमें मुझे लगता है कि एक सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम बना रह सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि शॉर्ट टर्म में ना स्टॉक बहुत चल चुका है। अब देखेंगे 275 से लगातार स्टॉक भाग के 452 तक हो गया था, अभी 381 के आसपास है। तो ट्रेंड ऑलरेडी खराब हो चुका है। तो आप स्ट्रिक्टली 330 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऐसे न्यू कंपनी में 2-3 साल व्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपकी लाइफलाइन है 330, इसको स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें बने रह सकते हैं, राइट? जी ठीक है, ओके, ये बात हो गई जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की। 330 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। सर दूसरा नाम जो इन्होंने पूछा है वो है जारो इंस्टीट्यूट का। ये भी इनको आईपीओ में मिले हैं, इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। होल्ड करती हैं ये, मतलब आईपीओ में मिल भी जाते हैं, अच्छी बात है, अलॉटमेंट भी हो जाता है इनको। कईयों को तो मिलता ही नहीं है। और ये कह रही हैं कि मैंने होल्ड किए हुए हैं। अब जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग में इनका अच्छा रहा रुझान, इनको पैसा बना भी, हालांकि हाई लेवल से करेक्ट हो गया। इस स्टॉक में सर क्या करना चाहिए? इनकी पेशेंस तो अच्छी है। मैं इसका प्राइस देख लेता हूँ एक बार। जारो इंस्टीट्यूट का आईपीओ प्राइस क्या था? अब ये स्टॉक 618 के आसपास है। सर एक बार मैं पीसीआर टीम को भी रिक्वेस्ट करूंगा, लास्ट 1 महीने का चार्ट आप देख लीजिए या तो 2 महीने का, 3 महीने का चार्ट आप दिखा दीजिए। देखेंगे वो जो आईपीओ, जो मेरा स्ट्रैटेजी है ना कि आईपीओ दिन के जो लो है कहीं ना कहीं अगर उसके नीचे सस्टेन करने लगा, आपको कुछ नहीं देखना, आपको रहना नहीं है। तो ये स्टॉक के साथ भी सर सेम हुआ था। कहीं ना कहीं देखिए आईपीओ हाई के ऊपर ब्रेकआउट दे नहीं पाया और आईपीओ दिन का जो लो था उसके नीचे कंटिन्यूअसली सस्टेन किया। 800 से स्टॉक अभी 618 हो गया। सर ऐसे स्टॉक 400 होता है, 300 होता है और हमको पता नहीं है, उतना आइडिया होता नहीं है कि प्रोमोटर भाई साहब कौन है, उनका क्या माइंडसेट है, कंपनी धंधा कर पाएगा कि भी नहीं।
हमने निफ्टी 50 में हिस्ट्री में ऐसा देखा है कि जो निफ्टी 50 के अंदर कितने बार रिफॉर्म होते हैं। तो सर स्टॉक मार्केट में तो इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। तो हमें लगता है कि स्ट्रिक्टली आप करंट जोन से एग्जिट करके निकल जाइए, अदरवाइज और भी नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। 450 500 ऑन द वे। ठीक है, तीसरा नाम जो सर इन्होंने पूछा है ना वो है ट्रू ऑल्ट बायोएनर्जी, TRUALT, ट्रू ऑल्ट बायोएनर्जी। इनके पास सर मैं इसका पहले आपको प्राइस बताया 422 रुपये का है, और ये कह रही हैं कि ये IPO प्राइस से इसको होल्ड करे। IPO प्राइस था 496 रुपये का, 496 वाला आ गया 422 रुपये पर। अब ये कह रहे हैं कि IPO में मिला हुआ है, इसमें क्या करना चाहिए। तो सर एक ही नाम है जो कि इनका सही रहा, होल्डिंग वाली जो इनकी स्ट्रैटेजी है, दो में इनको लॉस ही हो रहा है। तो एक आपने डिस्कस कर लिया जैरो इंस्टीट्यूट, अब दूसरा ट्रू ऑल्ट बायोएनर्जी में क्या करें। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे भी उनको एग्जिट कर लेना चाहिए। अदरवाइज और एक प्लान बी भी यहाँ पे है, 403 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर किसी के पास भी पोर्टफोलियो में है, 403 एक लेवल है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होने पे ये आपको 340 से लेकर 350 तक आ सकता है। लेकिन जब तक 400 को होल्ड कर रहा है, 403 को होल्ड कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। रैली पॉसिबल होगा 450 के ऊपर, 450 के ऊपर क्लोजिंग पे न्यू रैली स्टार्ट होगा। वाह, क्या IPO है।